नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल, हेल्पर और लाइनमैन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में आज विषय इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इस चौथी लर्निंग वीडियो में 10 और ऐसे परीक्षा उपयोगी प्रश्न करते हैं जिनसे मिलते जुलते परीक्षा प्रश्न किसी भी परीक्षा में दोहराए जा सकते हैं। तो जानते हैं रेजिस्टेंस और 3 फेज सर्किट में पावर मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रतिरोध मापन की सबसे यथार्थ, सबसे ज्यादा एक्यूरेट विधि कौन सी है? तो निश्चित रूप से व्हीटस्टोन सिद्धांत पर आधारित सेतु परिपथ के जो तरीके होते हैं वो सबसे यथार्थ प्रतिरोध मापन करते हैं। लेकिन पहले दूसरे विकल्पों पे भी हल्की चर्चा कर लेते हैं। जो वोल्टमीटर एमीटर मेथड है उसमें प्रतिरोध का मान विभव मापन जो वोल्टमीटर से हुआ है और धारा मापन जो एमीटर से हुआ है उसके अनुपात से किया जा सकता है। और अगर हम शॉर्ट शंट जिसमें नापे जाने वाले प्रतिरोध के ठीक समांतर में हम वोल्टमीटर लगाते हैं तो वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांकों का अनुपात मापे जाने वाले प्रतिरोध और वोल्टमीटर के प्रतिरोध का समांतर तुल्य प्रतिरोध जो यहाँ नीली इलिप्स में दिखाया जा रहा है उसे मापन करेगा। और अगर वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो तो ऐसी स्थिति में ये प्रतिरोध R का मान V/I से सही आएगा। वहीं अगर हम लॉन्ग शंट वोल्टमीटर कनेक्शन से वोल्टमीटर के पाठ्यांक और एमीटर के पाठ्यांक के अनुपात से R को नापना चाहें तो इस विधि में V और I का अनुपात अज्ञात प्रतिरोध के साथ इस एमीटर का सीरीज तुल्य प्रतिरोध होगा। और अगर एमीटर का प्रतिरोध 0 हो तभी ये मेथड अज्ञात प्रतिरोध का मान यथार्थ देगा। व्यवहार में वोल्टमीटर के प्रतिरोध अधिक तो होते हैं लेकिन अनंत नहीं होते, एमीटर के प्रतिरोध कम तो होते हैं लेकिन 0 नहीं होते। इसलिए एमीटर वोल्टमीटर मेथड से जब वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांकों के अनुपात के तौर पे अज्ञात प्रतिरोध R का मापन करना चाहेंगे तो मापन में त्रुटियां होती हैं। मेगर उच्च मान के कुचालन प्रतिरोध मापन के लिए प्रयोग होता है और इसके मापन में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती, ये केवल अंदाज उच्च प्रतिरोध का देगा। तो इसे हम मापन के बजाय जांच टेस्ट का इक्विपमेंट ज्यादा मानते हैं। वहीं जो शंट प्रकार के ओम मीटर हैं वो कम मान के प्रतिरोधों को और श्रेणी प्रकार के ओम मीटर हैं वो मध्यम परास के प्रतिरोधों को मापन के लिए सबसे सहज, सुगम, आसानी से उपयोग में लिए जाने वाले प्रतिरोध मापक यंत्र हैं जो सीधे अपने पैमाने पे पाठ्यांक से अज्ञात प्रतिरोध का मापन कर देते हैं। लेकिन इन ओम मीटर में भी मापन की यथार्थता बहुत सीमित है, इनमें भी पर्याप्त मात्रा में त्रुटि होती है। वस्तुतः सबसे यथार्थ प्रतिरोध मापन के तरीके व्हीटस्टोन के सेतु परिपथ पर आधारित इस तरह के परिपथ हैं। जब इस तरह के व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में A और C के बीच में एक डिस्क विभव स्रोत लगाने पर B और D के बीच में धारा मापी अगर 0 विक्षेप की स्थिति पाती है तो हम कहते हैं कि सेतु संतुलित अवस्था में है। और संतुलित अवस्था में आमने सामने के प्रतिरोध R1 और Rx का गुणा R2 और R3 के गुणा के बराबर हो और हम परिवर्तनशील R2 को समायोजित करके संतुलन की ये स्थिति प्राप्त करके गैल्वेनोमीटर में 0 विक्षेप स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमें R1, R2 और R3 के मान ज्ञात हों तो हम अज्ञात प्रतिरोध Rx का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये सबसे यथार्थ प्रतिरोध मापन की विधि हो गई है। हम मध्यम परास 1 ओम से 10 लाख ओम के बीच के प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए साधारण व्हीटस्टोन सेतु परिपथ जो यहाँ चित्र में दिखाया है उसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं 1 ओम से छोटे प्रतिरोधों के मापन के लिए केल्विन डबल ब्रिज और 10 लाख ओम से अधिक प्रतिरोध के मापन के लिए मेगा ओम ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। और व्हीटस्टोन सेतु और केल्विन डबल ब्रिज और मेगा ओम ब्रिज भी सेतु सिद्धांत पर ही काम करने वाली मापन व्यवस्थाएं हैं। प्रश्न है कि 1 ओम मीटर इन विकल्पों में से क्या है? तो 1 ओम मीटर परिपथ 2 स्वरूप रखता है। एक शंट प्रकार का ओम मीटर जिसमें नापे जाने वाला अज्ञात प्रतिरोध मीटर मैकेनिज्म के शंट पैरेलल में लगाया जाता है। वहीं एक दूसरा सीरीज टाइप ओम मीटर में मीटर मैकेनिज्म के श्रेणी में स्रोत के साथ मापे जाने वाले प्रतिरोध को लगाया जाता है। इन दोनों ओम मीटर में मूविंग मैकेनिज्म के पैमाने को इस तरह से अंशांकित किया जाता है कि सुई की स्थिति अज्ञात प्रतिरोध के मान के अनुसार विक्षेपित होकर अज्ञात प्रतिरोध को इंकित कर देती है और हमें अत्यंत सुविधा और आसानी से अज्ञात प्रतिरोध का मापन हो जाता है। हालांकि इन मापन में बहुत ज्यादा यथार्थता या एक्यूरेसी नहीं होती है। शंट प्रकार के ओम मीटर को हम अक्सर छोटे प्रतिरोध मान को मापने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं सीरीज प्रकार के ओम मीटर हैं
वो मध्यम परास के प्रतिरोधों के मापन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन दोनों ओम मीटर में जो यंत्र प्रणाली है वो एक चल कुंडली मापक यंत्र का इस्तेमाल करती है, जिसमें विक्षेप की मात्रा यंत्र में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। और ये धारा का मान प्रतिरोध के मान के अनुसार जब बदलता है तो विक्षेप बदलता है और हमें पैमाने पे सीधे अज्ञात प्रतिरोध का मापन हो जाता है। तो एक ओम मीटर वस्तुतः चल कुंडली प्रकार के मापन व्यवस्था का एक विशेष परिपथ में संयोजन करके अज्ञात प्रतिरोध को सीधे विक्षेप की मात्रा के अनुसार मापने की व्यवस्था है। और छोटे प्रतिरोधों को मापने के लिए शंट टाइप ओम मीटर और मध्यम परास के प्रतिरोधों को मापने के लिए हम सीरीज प्रकार के ओम मीटर इस्तेमाल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मेगर में मापन हेतु कितने सिरे इस्तेमाल किए जाते हैं? तो मेगर उच्च मान के इंसुलेशन को जांच करने का इंसुलेशन टेस्टर है, जिसमें एक हैंडल से हाथ से चलित डीसी जनरेटर परिपथ के प्रतिरोध मापन के लिए शक्ति स्रोत का कार्य करता है। मेगर का इस्तेमाल करते समय हमें जिस प्रतिरोध का मापन करना है वहां प्रतिरोध में अलग से विभव स्रोत या शक्ति स्रोत जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ विभव कुंडली में जनरेटर की वोल्टेज एक नियत धारा का प्रवाह करती है, वहीं धारा कुंडली में अज्ञात प्रतिरोध के अनुसार धारा का प्रवाह होता है। और दोनों कुंडलियां विपरीत दिशाओं में जो बलागुण बनाती हैं उनकी साम्य स्थिति से सुई यहाँ 0 और अनंत के बीच में कोई एक स्थिति अज्ञात प्रतिरोध के मान के अनुसार प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ मापन के लिए लाइन और अर्थ ये दो टर्मिनल हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अज्ञात प्रतिरोध को लगा दिया जाता है और हैंडल को घुमाने से यहाँ सीधे पैमाने पे अज्ञात प्रतिरोध के मान आ जाते हैं। अगर अज्ञात प्रतिरोध कम मान के हैं तो धारा कुंडली में बहुत अधिक धारा प्रवाह से विक्षेप बनेगा और हमारी सुई अधिक विक्षेप के साथ 0 प्रतिरोध को इंकित करने लगेगी। और अगर यहाँ खुला परिपथ जैसी स्थिति होती, बहुत अधिक मान का कुचालन प्रतिरोध इंसुलेशन होता परफेक्ट कंडीशन का, तो धारा कुंडली में बहुत कम धारा होती और विभव कुंडली अपनी धारा से जो विक्षेप बनाती उसमें सुई अनंत प्रतिरोध के आसपास अपना स्थान ले लेती। एक और खूबसूरत बात है, मेगर में कार्य प्रणाली के दौरान किसी भी प्रकार का स्प्रिंग का या गुरुत्व का नियंत्रण इस्तेमाल नहीं किया जाता और इन यंत्रों में किसी भी प्रकार की डैम्पिंग नहीं होती। और किसी मापन की शुरुआत से पहले ये सुई बीच में किसी भी स्थिति में टिकी हुई हो सकती है। चौथा प्रश्न है, कुचालन प्रतिरोधों का मापन किस यंत्र से किया जाता है या अधिक विभव के यंत्र व्यवस्थाओं में जो कुचालन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी परीक्षण जांच किस यंत्र से की जाती है? तो कुचालन मीटर या इंसुलेशन मीटर कोई मीटर नहीं होता। हालांकि एक इंसुलेशन टेस्टर जो नाम है वो मेगर का ही दूसरा नाम है और मेगर को हम उच्च मान के इंसुलेशन की जांच के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेगर में हाथ से चलित एक दिष्ट धारा जनरेटर से जो विभव बनती है वो एक विभव कुंडली और अज्ञात कुचालन जांचने वाले प्रतिरोध के श्रेणी में लगी हुई धारा कुंडली में एक साथ प्रवाहित होती है। और दोनों कुंडलियां विपरीत दिशाओं में जो बलागुण बनाती हैं उनके साम्यावस्था से ये सुई पैमाने पे कोई स्थान प्राप्त करके कुचालन प्रतिरोध की जांच प्रदान करती हैं। जो हमारे सीरीज या शंट प्रकार के ओम मीटर होते हैं वो एक छोटे विभव स्रोत से अपनी कार्यविधि करते हैं और छोटे विभव के दौरान कोई इंसुलेशन जो सामान्य उच्च विभव के लिए नष्ट प्राय था वो भी उच्च प्रतिरोध इंकित कर सकता है। तो ये जो ओम मीटर है वो उच्च विभव के यंत्रों में जो इंसुलेशन होती है उसके जांच के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। वेन सेंतु आवर्ती मापन का कोई व्यवस्था तो हो सकती है और वो प्रत्यावर्ती परिपथों में मापन के लिए प्रयोग हो सकता है, लेकिन कुचालन प्रतिरोध का मापन करने के लिए हम इंसुलेशन टेस्टर या मेगर का जो इस तरह की परिपथ व्यवस्था से काम करता है उसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मानक संस्थान BIS के कोड इंडियन स्टैंडर्ड 2705 के अनुसार जो करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कुंडली होती है उसकी मानक क्षमता रेटिंग करंट का मान क्या है? जब हम CT का इस्तेमाल करते हैं तो CT की प्राइमरी को भार और सप्लाई के परिपथ में श्रेणी में लगा देते हैं और एक घटी हुई धारा का मापन CT के सेकेंडरी में श्रेणी में लगे हुए एमीटर या वोल्टमीटर की करंट कॉइल और अगर CT का इस्तेमाल किसी रक्षण प्रणाली में इस्तेमाल किया हुआ है तो जो करंट रिले कॉइल है उसमें भी CT की सेकेंडरी का करंट सीरीज में कनेक्ट करके भेजा जा सकता है। जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अनुसार प्राइमरी में चाहे जो भी करंट हो, स्टैंडर्ड जो CT के करंट है वो या तो 1 एम्पियर होंगे या फिर 5 एम्पियर होगा।
तो सीटी मानक रूप से 1 एम्पियर या 5 एम्पियर की क्षमता के साथ बनाई जाती है। तो अगर प्राइमरी में करंट 100 एम्पियर है तो हम 100/5 की अगर सीटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये एमीटर, ये रिले कॉइल और वॉटमीटर की करंट कॉइल की रेटिंग हम 5 एम्पियर निर्धारित कर सकते हैं। और अगर ये लोड करंट 100 की बजाय 200 एम्पियर है तो हम सीटी 200/5 रेशो से ले लेंगे और एक बार फिर वही 5 एम्पियर परास के एमीटर, रिले कॉइल या वॉटमीटर की करंट कॉइल का उपयोग हम सीटी के मार्फत कर सकते हैं। तो इन यंत्रों और रिले रक्षण प्रणालियों में कुंडलियों के मानकीकरण में सीटी की सेकेंडरी है उसका मानक करंट या तो 1 एम्पियर या 5 एम्पियर रखा जाता है, चाहे प्राइमरी सर्किट में करंट किसी भी मान का क्यों ना हो। सीटी के रेशो इस तरह से संयोजित किए जाते हैं कि सेकेंडरी का करंट इन दो 1 एम्पियर या 5 एम्पियर में से कोई एक मानक रूप प्राप्त कर ले। पिछले प्रश्न जैसा ही प्रारूप है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली है उसकी मानक विभव क्षमता क्या है। तो जब हम उच्च विभव को सामान्य परास के मीटर के द्वारा मापन करना चाहते हैं तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को, जो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ज्यादा फेरों वाली प्राथमिक कुंडली को हाई वोल्टेज के साथ शंट में लगाते हैं और जो सेकेंडरी है उसमें एक मानक 110 वोल्ट की वोल्टेज प्राप्त करते हैं और उसी 110 वोल्टेज रेंज के वोल्टमीटर या रक्षण प्रणालियों की विभव कुंडलियां या हमारे वोल्टमीटर की प्रेशर कॉइल के एलिमेंट के कनेक्शंस कर देते हैं। जहां एक सीटी के सेकेंडरी में धारा अवयव सीरीज में लगाए जाते हैं, वहीं एक पीटी की सेकेंडरी में विभव अवयव आपस में पैरेलल कनेक्ट हो गए हैं। सीटी की सेकेंडरी जहां 1 एम्पियर या 5 एम्पियर मानक धारा पे काम करती है, वहीं पीटी की सेकेंडरी मानक 110 वोल्ट विभव पे काम करेगी। तो चाहे हमारी प्राइमरी वोल्टेज किसी भी विभव मान की हो, यहाँ पीटी के फेरों में अनुपात इस तरह से संयोजित किया जाता है कि सेकेंडरी में हमेशा मानक 110 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएं। हमारा 7वां प्रश्न है, अगर एक त्रिकला परिपथ में 2 वोल्टमीटर की मदद से पावर और पावर फैक्टर के मापन किए जाते हैं तो ब्लोंडल प्रमेय अनुसार 2 वोल्टमीटर की करंट कॉइल को 2 लाइन के श्रेणी में लगाना होगा और उन्हीं वोल्टमीटर की प्रेशर कॉइल को उस लाइन और उस तीसरी लाइन जिसमें हमने करंट एलिमेंट नहीं लगाया है उसके बीच में चित्रानुसार संयोजित करना होगा। और इस स्थिति में अगर दोनों वोल्टमीटर के पाठ्यांक एक समान प्राप्त हो तो इस 3 फेज लोड का शक्ति गुणांक क्या होगा, ये पूछा गया है। यदि 3 फेज संतुलित लोड में फेज विभव और फेज धारा के बीच में कलांतर कोण फाई हो और हमारी प्रेशर कॉइल एलिमेंट में लाइन वोल्टेज हो दोनों वाटमीटर में और करंट कॉइल में रेस्पेक्टिव लाइन करंट हो, तो एक वाटमीटर में प्रेशर कॉइल की वोल्टेज और करंट कॉइल की करंट के बीच में 30 - 5 और दूसरे में 30 + 5 एंगल होगा। और ऐसी स्थिति में W वोल्टमीटर और W2 वोल्टमीटर की सेम लाइन वोल्टेज और लाइन करंट होने पे भी फाई के अनुसार पाठ्यांक बदलेंगे। अगर फाई का मान 0 या 90 डिग्री है तो हम पाएंगे कि इन दोनों स्थितियों में दोनों वोल्टमीटर के पाठ्यांक एक समान होंगे। अगर हमारा कलांतर कोण 0 है या पावर फैक्टर यूनिटी है तो दोनों वोल्टमीटर इक्वल, पॉजिटिव और कुल शक्ति का आधा, कुल शक्ति है √3 VL/IL यूनिटी पावर फैक्टर पे, और दोनों वाटमीटर कुल शक्ति का आधा आधा आपस में बराबर मापन करेंगे। वहीं अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो दोनों वाटमीटर के पाठ्यांक एक बार फिर बराबर होते, लेकिन W2 वाटमीटर की रीडिंग नेगेटिव आती और इसे पॉजिटिव पाने के लिए हमें करंट कॉइल के कनेक्शन उल्टे करने होते और हम कहते कि दोनों वाटमीटर के पाठ्यांक बराबर हैं लेकिन W1 पॉजिटिव है और W2 करंट कॉइल के कनेक्शन उल्टे करके रीडिंग दे रहा है तो उसकी रीडिंग नेगेटिव है और इन दोनों रीडिंग का जोड़ 90 डिग्री कलांतर कोण पे 0 पावर फैक्टर पे, चाहे जो लाइन वोल्टेज हो, लाइन करंट हो, 0 होगा। तो दोनों वाटमीटर अगर पॉजिटिव रीडिंग दे रहे हैं और बराबर रीडिंग दे रहे हैं तो पावर फैक्टर यूनिटी है और पावर फैक्टर 0 पे भी ये स्थिति आ सकती है। लेकिन उस स्थिति में हमें एक वाटमीटर की करंट कॉइल के कनेक्शन नेगेटिव रीडिंग को पॉजिटिव साइड में प्राप्त करने के लिए उल्टे करने होंगे और उस रीडिंग को जो भी आएगी उसे नेगेटिव रीडिंग समझनी है। तो दोनों पाठ्यांक तो बराबर हैं लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कलांतर कोण 90 और यूनिटी और पावर फैक्टर 0 होगा। तो 0 और 1 दोनों पावर फैक्टर पे दोनों वोल्टमीटर बराबर पाठ्यांक पढ़ेंगे, लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर पे दोनों पॉजिटिव और 0 पावर फैक्टर पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब एक त्रिकला परिपथ में ब्लोंडल थ्योरम अनुसार 2 वोल्टमीटर की मदद से
से शक्ति मापन किया जाता है और अगर 1 वॉटमीटर का पाठ्यांक 0 हो तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा ये बताना है। तो हमने देखा कि ब्लोंडल्स थ्योरम के अनुसार जब प्रेशर कॉइल दो लाइनों के बीच में लाइन वोल्टेज पे काम करती है और करंट कॉइल लाइन के सीरीज में लाइन करंट पे काम करती हैं, तो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में 1 वॉटमीटर में कोण 30 - फाई होगा, जहां फाई लोड के कला कोण के अनुसार फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का कलांतर कोण है, और दूसरे वॉटमीटर में लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में कलांतर कोण 30 + फाई होने पर जो रीडिंग है वो VL/IL cos 30 + फाई होगी। और अगर फाई का मान 60 डिग्री हो तो 30 + फाई 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो इस वॉटमीटर का पाठ्यांक 0 हो जाएगा। और इस स्थिति में एक ही वाटमीटर पूरे परिपथ 3 फेज की कुल वास्तविक शक्ति का मापन करेगा और दूसरा वाटमीटर 0 पढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कलांतर कोण 60 है और पावर फैक्टर 0.5 है। यहाँ उदाहरण के तौर पे अगर 2 वॉटमीटर के पाठ्यांक 500 वॉट और 0 होते तो शक्ति गुणांक 0.5 होता और कुल 3 फेज की वास्तविक शक्ति एक ही वाटमीटर का पाठ्यांक 500 वाट होती। अगर ये कलांतर कोण 60 डिग्री से अधिक हो जाता है और ये कोण 30 प्लस जो भी कलांतर कोण है उसके जोड़ से 90 से ज्यादा हो जाता है तो कोस 90 से बड़े कोण का ऋणात्मक हो जाएगा। और ऐसे वाटमीटर के पाठ्यांकों को प्राप्त करने के लिए इनकी करंट कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करना होगा। तो जब पावर फैक्टर 0.5 से कम हो तो एक वाटमीटर नेगेटिव पढ़ने लगेगा और उसके पाठ्यांकों को प्राप्त करने के लिए करंट कॉइल के कनेक्शन उल्टे करने होंगे और उस पाठ्यांक को दूसरे वाटमीटर के रीडिंग से घटाकर हमें पूरे सर्किट की कुल वास्तविक शक्ति का मापन हो जाएगा। तो अगर एक करंट कॉइल उल्टा करने पर वाटमीटर की रीडिंग 100 वाट और दूसरे वाटमीटर की रीडिंग 500 वाट हो तो वो 100 वाट माइनस 100 वाट है और परिपथ की कुल शक्ति इस केस में 400 वाट और पावर फैक्टर निश्चित रूप से 0.5 से कम है। हमारा नवा प्रश्न है एक प्रेरण प्रकार के ऊर्जा मापी इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में, जो मूलतः एक समाकलन प्रकार के यंत्र हैं जो मीटर से होने वाली ऊर्जा खपत को लगातार जोड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह के समाकलन प्रकार के यंत्र में जो ब्रेक लगाने वाला बल आघूर्ण है, ब्रेकिंग टॉर्क है, उसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ एल्युमिनियम की चकती जब ब्रेक मैग्नेट के स्थायी चुंबकों के बीच में गति करती है तो गति के दौरान चकती के चालक पदार्थ में जो प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं वो लेंज नियमानुसार अपने उत्पत्ति के कारण चकती के घूर्णन का विरोध करती है और इस तरह से एक ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेक लगाने वाला बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। ये बलाघूर्ण चकती में विभव उत्तेजन वाली शंट मैग्नेट और धारा उत्तेजन वाली सीरीज मैग्नेट के फ्लक्स से जो चकती में अन्योन्य क्रिया से घूर्णनशील आघूर्ण बनता है उसकी बराबरी करती हैं और उस बराबर की स्थिति में चकती के घूर्णन की गति एक स्थिर मान पे नियत हो जाती है और वो नियत वेग परिपथ में प्रवाहित शक्ति के समानुपाती होता है। और जब हम चकती के फेरों की संख्या यहाँ काउंटर और रजिस्टिंग मैकेनिज्म से नापते हैं तो ये मैकेनिज्म सीधे शक्ति का समाकलन ऊर्जा के रूप में गणक में प्रदान कर देता है। तो ब्रेक मैग्नेट है वो घूर्णनशील बलाघूर्ण ड्राइविंग टॉर्क की बराबरी करती है और शक्ति के समानुपाती चकती की नियत गति को बनाने में कार्य करती है। यहाँ डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बहुत बेहतरीन व्यवहारिक समझ या प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित इस 10वें प्रश्न के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर किसी विद्युत परिपथ में शक्ति गुणांक मापन हेतु किसी मीटर का चयन करना है तो सही चयन के हमारे मुख्य आधार बेसिस क्या होंगे। तो भार हमारा चाहे प्रेरणिक हो या धार्तिक हो, हमारे शक्ति गुणांक के मीटर दोनों तरह के लोड पर काम कर सकते हैं। ये हमारे चयन का कोई मुख्य आधार नहीं होगा। प्रेरणिक परिपथ में धारा विभव से पीछे रहने पर ऐसे शक्ति गुणांक को हम पश्च और धारतीय परिपथ में धारा का कला स्थिति विभव की कला से आगे रहने के कारण ऐसे शक्ति गुणांक को हम अग्र कहते हैं। और हमारे शक्ति गुणांक मापी दोनों तरह के लीडिंग या लैगिंग परास में मापन कर सकते हैं। तो ये भी हमारे चयन का कोई मुख्य आधार नहीं है, लेकिन हमारा लोड किस विभव पे काम करता है उसी अनुसार हमें शक्ति गुणांक की विभव कुंडली को अभिकल्पित या डिजाइन करना होगा और लोड की धारा परास क्या है उसके अनुसार हमें शक्ति गुणांक की करंट कॉइल को डिजाइन करना होगा। तो भार की विभव और भार की धारा परास सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिनके आधार पे हम एक शक्ति गुणांक मापी को चयन करेंगे और यहाँ हमारा सी सही विकल्प हो गया है।
उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो के ये 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगे और इनसे मिलते जुलते प्रश्न जब परीक्षाओं में आपको प्राप्त होंगे और उन्हें आप सही करेंगे तो निश्चित सफलता पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सभी नए कामों की जानकारी आपके पास तत्काल पहुंच जाए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।